हमारी जो हमें सीखना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग ये सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और उसको क्यों बोला गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो जो उसका नेम दिया गया है वो बहुत लॉजिकल है, वो उसके काम को देखते ही हुए दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, देखते हैं। चलिए तो हेडेड डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहली दूसरी रिएक्शन हो गई, आगे तीसरी टाइप की रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं, दो पर्सन एक ही चीज को पाना चाहते हैं, दोनों के गोल सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, तो उन दोनों पर्सन में से वही उस गोल को अचीव कर पाएगा जो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ताकतवर ज्यादा होगा, वो कमजोर वाले को हरा देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा अपने रास्ते से और अपना जो गोल है वो अचीव कर लेगा। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा ही कुछ होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एक रिएक्शन लेते हैं Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है स्टूडेंट्स, Zn इसमें सॉलिड फॉर्म में है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में है। ZnSO4 यहां एक्वस बनेगा और Cu यहां पर सॉलिड रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो इक्वेशन के नीचे ये चीज लिखते हैं तो हम उसका स्टेट बताते हैं, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस एंड G फॉर गैस। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें हुआ क्या, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड था, जिंक अलग था। जिंक ने जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो यहां से इस जगह से जो सल्फेट कॉपर है इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको यहां से हटा दिया और जिंक उसकी जगह आके यहां पर बैठ गया। जिंक ने रिएक्ट कर लिया सल्फेट से, तो कॉपर तो बाहर हो गया, तो जिंक ने रिएक्ट कर लिया, तो ये बन गया ZnSO4 और प्लस Cu। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रिएक्शन पावर जिंक से ज्यादा है। तो वही वाली बात रही कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है तो वो कमजोर को हरा देता है। इसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इन रेफरेंस विद द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो जिंक कॉपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे ऊपर आता है। तो जिंक अगर कॉपर से स्ट्रॉन्ग है तो जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसी रिएक्शंस जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा वही एलिमेंट कर पाएगा जब वो उससे रिएक्टिव जो उसकी पावर होगी वो उससे ज्यादा होगी। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन बनती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन तभी होती है जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को हटाएगा। तो चलिए अब हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते हैं कि इट इज द रिएक्शन in which more reactive element displaces the less reactive element। वो रिएक्शन होती है जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने रास्ते से हटा देता है और उसकी जगह जाके बैठ जाता है। तो ये इसका एग्जांपल था। एक इसका एग्जांपल और लेते हैं। आपके पास है आयरन और वो रिएक्ट कर रहा है CuSO4 से, तो बन जाएगा, क्योंकि अब यहां पर आयरन जो है वो CuSO4 से ज्यादा पावरफुल होता है, तो FeSO4 बन जाएगा और
कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ये सॉलिड, ये एक्वेस, ये एक्वेस, ये सॉलिड। तो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो आयरन क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है तो हम जो है वो आयरन जो है इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर ये रिएक्शन ऐसे लिख दी जाए Cu प्लस FeSO4 और आपसे अब पूछ लिया जाए ये सॉलिड ही है, ये एक्वेस ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर प्लस FeSO4, अब ये रिएक्शन आपसे ऐसे लिख दी जाए तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आयरन कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करे। तो इसमें सारी कहानी रिएक्टिविटी की होती है। और ये जो रिएक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्टिविटी ज्यादा है कम है, ये हम लोग अभी आप लोग आगे सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, उसके बेसिस पे ये तय होती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो वहां से आप लोगों आपके सिलेबस में आगे आएगी भी। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट हमारी होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चौथे टाइप की केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीख ली, अब यह है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, किसी कंपाउंड में से एक एटम ही सिर्फ डिस्प्लेस हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें से अब दो एटम्स एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे, और ऐसी रिएक्शन जिसमें से दो एटम एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं उनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज कर ले अपनी पोजीशंस को, उनको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, हम लोग एग्जांपल में इसकी रिएक्शन कराते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड की Na2SO4 सोडियम सल्फेट से। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। BaCl2 रिएक्शन करेगा Na2SO4 से। स्टूडेंट्स अब हमें यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखना है। तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, आपका रिएक्टेंट है उसमें BaCl2 और वो रिएक्ट कर रहा है Na2SO4। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक है। इसके बाद जब वो रिएक्शन करेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। देखते हैं कैसे। Ba जो है वो SO4 से रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा BaSO4, और Na जो है वो Cl2 से रिएक्ट कर लेगा, NaCl से रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा NaCl। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हुआ क्या कि Ba ने SO4 से रिएक्ट कर लिया और Na, तो इसमें हम लोग क्यों कहते हैं ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो Ba है, जो बेरियम है, वो Na की जगह चला गया और जो Na है वो Ba की जगह आ गया। Ba Na के पास चला गया तो उसने सल्फेट से रिएक्ट करके BaSO4 बना लिया। Na जो सोडियम था स्टूडेंट्स आपका, वो Cl के पास आ गया तो क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बना लिया। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेस हो रहे होते हैं दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स, इसीलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे हुई। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स, Ba ने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया BaSO4 और Na ने किया है रिएक्शन Cl के साथ, तो NaCl। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहां पर इसका बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। पहले इसको लिख लेते हैं कि जो BaSO4 होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा और जो NaCl होगा वो एक्वस होगा। S का मतलब सॉलिड और Aq का मतलब एक्वस होगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर Cl के दो एटम्स हैं और वहां पर Cl का सिर्फ एक एटम है, तो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर Cl के दो हो गए,
Na के यहाँ पर 2 है, Na के यहाँ पर भी 2 है, Ba का यहाँ पर 1, Ba का यहाँ पर 1 और Cl2 के 2 और Cl2 के 2। तो अब ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल था जिसमें BaCl2 Na2SO4 से रिएक्ट करेगा, BaSO4 बना लेगा और Na2NaCl बना लेगा। क्योंकि इसमें Ba Na की जगह चला गया और Na Ba की जगह चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सी हमारी इक्वेशन होती है। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो वो मैं इसी में डिस्कस आपको कर लेता हूं। और हमारी है वो है फिफ्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिफ्थ है स्टूडेंट्स हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो सॉल्यूशंस मिक्स करने पर प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। अब स्टूडेंट्स, इसमें बात आती है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं जो कि जब दो सॉल्यूशन मिक्स करने में बनता है तो उसके अंदर घुलता नहीं है। एक प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन लें और उसमें कोई एक ऐसा सॉलिड बने जो कि उसमें घुले ना, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। अब स्टूडेंट्स, इसका भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यही एग्जांपल है आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें BaCl2 हमारा एक्वस फॉर्म में था, Na2SO4 भी हमारा एक्वस फॉर्म में था। हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिला लिया, तो जो फॉर्म होगा वो होगा BaSO4 और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में BaSO4 जो है वो आपका सॉलिड होगा और ये इसमें घुलेगा नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं। तो BaSO4 जो है आपका जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो वही आपका क्या है इसमें प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया आपका ये। स्टूडेंट्स, जब BaCl2 Na2SO4 से रिएक्ट करता है तो BaSO4 बनता है जो कि आपका प्रेसिपिटेट है। तो जो प्रेसिपिटेट है BaSO4, उसका कलर होता है व्हाइट और प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं PPT डॉट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इस तरीके से आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यही एग्जांपल होता है जो डबल डिस्प्लेसमेंट का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका ये 5 हो चुकी है, 6th है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 6 टाइप की आपकी रिएक्शन होती है। देखते हैं क्या। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं प्रोडक्ट के रूप में, ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एसिड लिया आपका HCl, बेस ले लेते हैं
NaOH, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो H रिएक्ट करेगा OH से तो H2O बन जाएगा और Na रिएक्ट करेगा Cl से तो NaCl प्लस H2O। तो एसिड ने रिएक्ट किया एक बेस के साथ, HCl आपका एसिड था, वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स? वाटर। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना दे, ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपकी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. तो redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। इसलिए एक वर्ड लगा गया साइमल्टेनियसली। तो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो बस आप अभी ये समझ लीजिए कि रेडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो ये आपकी स्टूडेंट्स सेवेंथ टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट, अब आपकी आखिरी टाइप की रिएक्शन रह रही है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएंगी। तो आखिरी टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो आपकी आखिरी टाइप है वो है आपकी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आखिरी टाइप में डिस्कस है आपकी, या हमारा सीरियल नंबर 8 हो गया है, वो है आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आखिरी टाइप की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए दोनों समझ लेते हैं, पहले एक्सोथर्मिक की बात कर लेते हैं। देखिए ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस are those reactions in which heat energy is released। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम उसको H2O के अंदर डाल दें, वाटर से अगर उसका रिएक्शन हो जाए तो बनता है CaOH का होल
ट्वाइस। अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास क्विकलाइन वाटर से रिएक्ट कर दे तो बनता है COH का होल ट्वाइस, स्लिप्ड लाइन जिसे बोलते हैं, वो बन जाता है। तो जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब ये रिएक्शन हो रही होती है इसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड, when calcium oxide react with water it forms calcium hydroxide and heat energy is released. So it is an example of exothermic reaction. एक एग्जांपल और ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर आपका मैग्नीशियम रिबन, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बन जाता है आपका Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, दो ऑक्सीजन दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम। तो जब आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन जब होता है उसका, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस वाले केस में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट एनर्जी गेट रिलीज्ड। चलिए, अब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम लोग समझ लेते हैं। एंडोथर्मिक reactions are those reactions in which heat energy is absorbed. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको होने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिनको जब हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको करवाने के लिए, उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी उस रिएक्शन को होने के लिए, वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। आपको एग्जांपल ध्यान होगा, मैं एक भी देता हूं। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ये वाला मैं एग्जांपल आपको डिकम्पोजिशन में दे चुका हूं, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल था ये। तो CaCO3 है आपके पास, इसको आप हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, आप इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ये आपका गैस बन जाएगा, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर आपके पास और आप उसे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को होने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनको होने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा मिला के हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो था लेक्चर वो कंप्लीट होता है। इतनी आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है जो बोर्ड में पूछी जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। या तो आपको एग्जांपल देके आइडेंटिफाई करवाएंगे कि आप इनमें से पहचानिए है कि कौन सी टाइप का केमिकल रिएक्शन है, या फिर आपसे सीधे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिफाइन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज होती है।